वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ईजेड क्लासेस पर। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है फोर्स क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उनका बेसिक्स पढ़ा, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़े और आज के हमारे क्लास का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए सीखते हैं हम ये कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते हैं किस तरह से नेचर में जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। किस तरह से मोमेंटम कंजर्व रहता है, किस तरह से वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं। हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं जिसमें हमें ये पता है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं या जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे इक्वली अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है, इक्वल अमाउंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कोई बॉडी इधर को फोर्स लगा रही तो एक बॉडी इधर को फोर्स लगाएगी। ये हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, ठीक है। तो अब इन सब का कंपाइलेशन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि दो बॉडीज आपस में नेचर में कोलाइड कर रही हैं। कुछ स्टैंडर्ड कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए ये लोग कोलाइड कर रही हैं, ठीक है। तो इनका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो वो कोलाइड करती हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेट बैठता है, किस तरह से ये इनका नेचर क्या होता है मोशन का, कैसे इनके मोशन में चेंजेस आते हैं, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे मैंने बॉल्स बना रखी हैं, ठीक है। दीज आर एनी टाइप ऑफ बॉडीज, कोई भी बॉडी होंगी, बट समझने के लिए बेस्ट रहता है कि आप क्रिकेट बॉल या फिर कोई भी बॉल समझ लो, इसको मान लो, ठीक है। तो ये पहला सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, दो बॉल्स हैं और एक बॉल का मास है m1 और दूसरी बॉडी का मास है m2। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास है m1, एक बॉडी का मास है m2, ठीक है। उसी तरह यहां पर ये वही दो बॉडीज हैं m1 एंड m2 एंड दीज आर द सेम बॉडीज m1 एंड m2। कोई दिक्कत? इजी। दो बॉडीज आपने उठाई, ठीक है, दो बॉडी, एक बॉडी का मास है m1 और एक दूसरी बॉडी थी जिसका मास है m2। सिंपल दो बॉडीज, ठीक है, नेचर में रखी हुई है। अब मान लीजिए ये पहली बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ स्पीड v1। v1 की वेलोसिटी से पहली बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। दूसरी बॉडी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v2। सिंपल। तो इन दोनों का मैंने डायरेक्शन सेम करा। अब डायरेक्शन सेम करा तो मैं इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूं जहां को मैंने एरो करा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इनका डायरेक्शन पलट के भी इनको टकराएंगे आपस में, तब देखेंगे कि क्या चेंजेस होता है। देखो होगा कुछ नहीं, बस ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी तो जब आप इसका क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो साइन नेगेटिव आ जाएगा बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ हम सिंपल सबसे पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि दोनों की डायरेक्शन हम सेम कर देते हैं, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं, इजी सिंपल सी चीज। दो बॉडीज हैं, एक का मास m1, एक का मास m2 और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और जो डायरेक्शन में चल रही है हमने उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दिया, ठीक है। जो बॉडी m1 थी वो v1 मास से वो v1 वेलोसिटी से चल रही थी और जो बॉडी m2 थी वो v2 वेलोसिटी से चल रही थी। सिंपल इजी बात। अब यहां पर एक बात और है, हमने माना कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये लगातार दोनों बॉडीज लगातार अपनी अपनी वेलोसिटी से चल रही हैं। पहली बॉडी m1 वाली v1 वेलोसिटी से चलती चली जा रही है और दूसरी बॉडी m2 v2 वेलोसिटी से चलती चली जा रही है। और अगर इनका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होता होगा? कब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है किसी बॉडी का, आप बताओ। हम अभी तक पढ़ चुके हैं जब बॉडी पे कोई भी फोर्स ना एक्ट कर रहा हो, जब बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कर रहा हो तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। या आप जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कि जब तक किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट ना करे वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखेगा। दैट इज अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा और अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसिडरेशन ये है कि इन बॉडीज पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये स्पेस में है बॉडीज, यूनिवर्स स्पेस में, सोलर सिस्टम में स्पेस में है, मतलब ना इन पे ग्रेविटी असर कर रही है, ठीक है, ना दूसरी तरफ कोई मैग्नेटिक वॉल है और ये मेटल की बॉल्स हैं जो उस तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ना बीच में एयर रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से इनकी स्पीड घट जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। एकदम आइडियल सिचुएशन, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए हम एक आइडियल सिचुएशन बना के चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये कंसिडर करना है कि इन पे कोई ना ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ना इनको कोई पुल हो रहा है, ना कोई पुश हो रहा है,
ठीक है ना, इसको किसी ने हिट करा है, कुछ नहीं, ये सिंपल दो बॉडीज हैं। एक बॉडी का मास m1 जो कि चलती चली जा रही है v1 वेलोसिटी से, ठीक है, सिंपल, और इस पे कोई फोर्स एक्सटर्नल एक्ट नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ से आप देखो एक और मेथड है कि अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है कहने का मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0, एंड एक्सेलरेशन 0 हुआ तो सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू ma कितना निकला, 0, तो F कितना निकला, 0, मतलब इस बॉडी के ऊपर किसी ने कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ये बॉडी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, कौन सी, ये वाली। उसी तरह ये अपना अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है ना, दो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, स्पेस पर हैं, एक बॉडी m1 v1 वेलोसिटी से चल रही है, दूसरी बॉडी m2 जो कि v2 वेलोसिटी से चल रही है, और दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही है। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ये पहली लाइन का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि दोनों बॉडीज कोलाइड करें, ठीक है, दोनों बॉडीज एक ही लाइन पे चल रही है, दोनों बॉडीज एक डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मास अलग अलग है, वेलोसिटीज अलग अलग है। अब हम चाहते हैं कि दोनों बॉडीज कोलाइड करें, मतलब टकराएं, तो टकराने की कंडीशन क्या होगी, ये बॉडीज टकराएंगी तब जब जो बॉडी आगे है, ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में चल रही है तो जो बॉडी आगे है उसकी वेलोसिटी छोटी हो और इस बॉडी की वेलोसिटी तेज हो, मतलब ये तेजी से चल रही हो, तभी तो ये टकराएगी इसको, समझ रहे हो ना। दो बॉडीज हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी से कब टकराएगी, जब इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो या इसकी स्पीड ज्यादा हो, इसकी स्पीड कम हो, ठीक है। तो हम एक कंसिडर करते हैं फॉर बॉडीज टू कोलाइड, दिस इज सिचुएशन नंबर 1, ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन में हम ये चाहते हैं फॉर बॉडीज टू कोलाइड, फॉर बॉडीज टू कोलाइड हम ये जानते हैं कि v1 शुड बी ग्रेटर देन v2, ये कंडीशन आप याद रखना, ये कंडीशन यूज होगी आगे, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि v1 इज इक्वल टू v2, तो v1 को हमने ज्यादा कर दिया और v2 को हमने कम कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बॉडीज आई, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही थी और ये बॉडी टकराएगी तो मोमेंटरीली थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए क्या होगा, ये बॉडी एक साथ चिपक के चलेंगी और फिर क्या होगा, आगे वाली बॉडी तेज चली जाएगी। देखो ऐसा ही होता भी है रियल लाइफ में भी, अगर आप जैसे चल रहे हो, ठीक है ना, और कोई दोस्त है आपका, वो मजाक में आपको हल्का सा पुश करता है अगर, ठीक है, तो चल रहे हो, तो जब वो आके आपसे टकराएगा, पीछे से आके टकराएगा, तो वो तभी टकरा पाएगा जब उसकी स्पीड आपसे ज्यादा होगी। अगर आप तेज चले जाओगे और वो धीरे धीरे आएगा तो कभी आपके बीच का गैप कम ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप धीरे चल रहे हो, एक दोस्त आके पीछे से टकराता है, टकराते हो तो मोमेंटरली थोड़ी देर के लिए आप दोनों साथ में होते हो और फिर आपको आगे धक्का लगता है और आप आगे चले जाते हो, ठीक है, फिर आपका गैप बढ़ने लगता है, ऐसा ही कुछ होता है। एक चीज, एक सुधार, एक करेक्शन, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, तो v1 v2 की जगह आप इसकी जगह u1 एंड u2 ले लो, ठीक है, u1 एंड u2, बिकॉज हम जानते हैं कि u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर v1 v2 ले लेते और फिर यहाँ p1 p2 ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस एक ये है कि यूनिवर्सल सब लोग जो एक्सेप्ट कर रहे हैं हमें वही करना चाहिए, ठीक है ना। तो u मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर क्योंकि जब फाइनल वेलोसिटीज आएंगी तो हम वहां पे v का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये थोड़ी टाइम के लिए एक ही स्पीड से चलते हैं, एक कॉमन स्पीड से चलते हैं, ठीक है ना, थोड़े टाइम के लिए एक कॉमन स्पीड से चलते हैं, उस स्पीड को हम बोल देते हैं v, ठीक है ना। और कितने टाइम तक साथ में टकराते हैं, t टाइम तक साथ में रह जाते हैं, t टाइम तक साथ में एक बॉडी बन के चलते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो m1 वाली बॉडी थी वो अब धीरे हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसने अपना फोर्स उसको दे दिया, अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर दिया आगे वाली को, तो आगे वाली बॉल तेजी से निकल जाएगी और पीछे वाली बॉल अब थोड़ी धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी थर्ड केस में अब इसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गई है, और इनिशियल वेलोसिटी थी u1, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी, हम नीचे लिख लेते हैं v1 एंड v2, ये इनकी फाइनल वेलोसिटीज हो गई। और आप लॉजिकली ये बात बोल सकते हो कि जो v2 होगा वो बड़ा होगा u2 से, और जो v1 होगा वो छोटा होगा u1 से,
समझ गए ना? ऐसा क्यों? बिकॉज सपोज कोई बॉडी m1 थी, m1 वाली बॉडी u1 वेलोसिटी से आ रही थी और उसके सामने कोई बॉडी आके टकरा गई। जब टकराया तो इसकी स्पीड घट जाएगी ना, क्योंकि इसने इस पर फोर्स लगाया होगा। इस बॉडी ने जो टकराई है, इसने इस पर फोर्स लगाया होगा। जब टकराए होंगे तो उसके कारण इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अब धीरे हो जाएगी। और जो वेलोसिटी, जो बॉडी m2 बॉडी थी जो कि u2 से चल रही थी, ठीक है, उसको पीछे से आके पुश मिला तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इस पे एक्सटर्नल फोर्स पीछे से आके लगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। समझ गए ना? तो यहां पर हम ये जानते हैं कि v2 इज ग्रेटर देन u2 एंड v1 इज लेस देन u1 एंड v1, सॉरी अब ये इनिशियल वेलोसिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि ये टकराने से पहले की लिखी। फॉर बॉडीज टू कोलाइड u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, ठीक है। और यहां से हम ये जानते हैं कि v1 would be less than u1 and v2 would be more than u2. This is the condition after collision. After collision. ठीक, अब आप केसेस समझ गए कि क्या हो रहा है सिचुएशन में, ठीक है। सिचुएशन में हो क्या रहा है ये आप अच्छे से समझ गए। अब मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि स्पीड जो है वो u1 वाली घट जा रही है और u2 वाली बढ़ जा रही है। तो देखो, एनालिसिस करने के लिए हमें ये वाला डायग्राम चाहिए, ठीक है, बिकॉज सारा इंटरैक्शन जो बॉडीज का हो रहा है आपस में, ठीक है, जितना इंटरैक्शन बॉडीज आपस में कर रही हैं वो इसी सिचुएशन में कर रही हैं, ठीक है। सेकेंड वाली सिचुएशन जब वो टकरा रही हैं तभी कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से चेंजेस आ जा रहे हैं बॉडी के वेलोसिटीज में, या आप बोलो मोमेंटम में, ठीक है ना। अगर आप इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम पूछो, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम हम क्या करते हैं, इसका p1 लिख देते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट बॉडी है उसकी स्पीड u1, मास m1, मोमेंटम p1। ये सेकेंड बॉडी है, इसका मोमेंटम इस तरह से, ठीक है ना। और क्योंकि ये इनिशियल मोमेंटम है इसलिए I भी लगा देते हैं यहाँ पर, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। और ये बॉडी इसका फाइनल मोमेंटम हमें लिखना है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं p1 फाइनल एंड यहां पर हम लिख देते हैं p2 फाइनल, ठीक है, इजी। देखो, फर्स्ट बॉडी के सारे सबस्क्रिप्ट 1 1 1 से डिनोट करने जाएंगे, सेकेंड बॉडी को 2 2 2 से, फर्स्ट बॉडी का m1 1 1 1, सेकेंड बॉडी को 2 2 2। इनिशियल कंडीशन है तो I लगा दिया, फाइनल कंडीशन है तो F लगा दिया, सिंपल। और हम जानते हैं मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो p1I कितना हो जाएगा, m1 इंटू u1, m1 इंटू u1। मैं साफ साफ कैसे लिखूं, मैं ऊपर लिख लेता हूं, p1I एंड यहां पर p2I सही आ जाएगा। p1I हो जाएगा m1 इंटू u1 और ये हो जाएगा m2 इंटू u2। इनिशियल मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम सेकेंड बॉडी का, ये फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। और यहां पर फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 इंटू v1, m1 इंटू v1, और सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m2 इंटू v2। इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो, हमें सारा एनालिसिस कहाँ करना है, इस सेकेंड बॉडी पे करना है, सेकेंड केस में करना है जब वो बॉडीज टकरा रही थी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो मैं इसको, ये m1 और m2 जो लिखा है मैं इसको बाहर लिख देता हूँ। तो ये बॉडी थी मेरी m1, ये बॉडी थी मेरी m2। अब देखो, जब ये टकरा रहे हैं उस टाइम पर हो क्या रहा है, जब ये टकरा रहे हैं उस टाइम पर ये m1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी, m1 की वेलोसिटी u1 ज़्यादा थी, तभी तो ये टकराएंगे। और जिस टाइम पर ये टकराएंगे, जैसे ये बॉडी m1 है, ये बॉडी m2 है, ये सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, ठीक है। तो जिस टाइम पे टकराएंगे उस टाइम पे ये बॉडी इसको, ये बॉडी इस पर आगे की ओर पुश करेगी। तो ये जो बॉडी है m2 पे धक्का किधर को लगेगा, आगे की ओर, ठीक है ना। m2 पे धक्का लगेगा आगे की ओर, और कितना फोर्स लगेगा, हम उस फोर्स को कह देते हैं फोर्स बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड बॉडी। F12 है फोर्स बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड बॉडी, जहां पे F12 का मतलब फर्स्ट बॉडी ने
सेकेंड बॉडी पे कितना फोर्स लगाया उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जो भी होगा हम उसको F12 कह देते हैं, ठीक है। F12 मतलब 1 ने सेकेंड बॉडी पे कितना फोर्स लगाया उसको F12 बोल दिया, बस नाम है, ठीक है ना। ये 12 का मतलब 12 मत समझना, 12 का मतलब 1 ने दूसरे पे जितना फोर्स लगाया, ठीक है, उतना कुछ होगा, कितना होगा हमें नहीं पता फिलहाल, बस ये होगा F12, ये इसका नाम है, ठीक है ना। सेकेंड, जिस टाइम पर टकराई होगी, और हम जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जब दो बॉडीज टकराती हैं या एक बॉडी दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरी बॉडी भी इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करती है फर्स्ट बॉडी पे, ठीक है। तो जिस टाइम पे टकराए होंगे उस टाइम पर सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे भी फोर्स अप्लाई किया होगा। मान लेते हैं वो फोर्स था फोर्स 2 अप्लाइड ऑन 1, तो फोर्स 2-1, ठीक है। तो F21 हो गया फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट। वैसे नाम है, ठीक है ना, नाम है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये 1-2 और 2-1 क्यों लिख रहे हो आप, तो आप बस इतना समझ लो कि फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे F अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे F अमाउंट ऑफ फोर्स ही लगाएगी, ठीक है। ये फोर्स इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि इसको F भी ले सकते हो, आप कोई कुछ भी ले सकते हो, बस ये समझने के लिए हमने यहाँ पर F12 और F21 ले रखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। एक फोर्स इधर को लग रहा है और एक फोर्स इधर को लग रहा है, ठीक। और अगर आपको इन दोनों को इक्वल लिखना है, क्योंकि है तो इनका नेचर अपोजिट, तो अगर आपको इन दोनों फोर्सेस को इक्वल लिखना है तो आप इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन अभी भी अपोजिट है, ठीक है। तो आपको अगर इक्वल लिखना है इन फोर्सेस को तो आप लिखोगे F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये लाइन जो है ये कई बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। ये लाइन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर मैं इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं उल्टी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, किसी को बताना है कि मैं इधर नहीं पीछे की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, मैं ये बोलूंगा कि तुम जिस वेलोसिटी से चल रहे थे, अगर मेरी v1 वेलोसिटी है, ठीक है, तुम v1 वेलोसिटी से चल रहे थे, योर v1 वाज 2 मीटर पर सेकंड, तो कोई पूछे कि पीछे की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड कितना होगा, तो बोलोगे v2 इज माइनस v1, v2 इज माइनस ऑफ v1, क्योंकि v1 इज इधर विद 2 मीटर पर सेकंड एंड v2 इज इधर विद 2 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो। अब डायरेक्शन को मैंने बता दिया इधर, तो अब मैं माइनस नहीं बोलूंगा, समझ गए ना। अगर मैं इधर बोल दिया मैंने शब्द तो अब मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, अब मैं बोला कि इधर को डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकंड तो मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, सही है। मैं इधर ही कहूँ और तब बोलूँ इधर को 2 मीटर पर सेकंड और इधर को -2 मीटर पर सेकंड, का मतलब होगा एक्चुअली इधर को 2 मीटर पर सेकंड, समझ गए ना। माइनस बस डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पर फोर्स अगर मैं लिख दूं F12 इज इक्वल टू F21, तो ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि F12 इधर को है और F21 इधर को है, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो सेम करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इस फोर्स का नेगेटिव है ये वाला फोर्स, समझ रहे हो ना। जैसे मैं 2 मीटर इधर चलूं 2 मीटर इधर चलूं, तो 2 मीटर इन नॉर्थ 2 मीटर इन साउथ, दे आर नॉट इक्वल ना। तो अगर मैं बोलूं कि -2 मीटर इन साउथ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 मीटर इन नॉर्थ, तो अब ये दोनों बराबर हो गए, समझ गए ना। तो इसीलिए यहां पर हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो अब ये जो फोर्स है, अब हम जानते हैं कि जो फोर्स था वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने देखा था कि mv-u/t, और ये था हमने कहाँ सीखा था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये सीखा था कि किसी भी बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, उस बॉडी का मास इनटू चेंज इन उसकी वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो अगर आप फर्स्ट बॉडी को देखो, तो अगर आप F12 देखो, F12 मतलब फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे कितना फोर्स लगा रही है, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे कितना फोर्स लगा रही है। तो जितना सेकेंड बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया होगा उतना उस पर एक्ट किया होगा फोर्स। ठीक है, जितना सेकेंड बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ होगा उतना उस पर एक्ट किया होगा फोर्स। ठीक है, या किसी बॉडी पे जब फोर्स पड़ता है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है। ठीक है ना, कितना होता है वही होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो F12 के एनालिसिस के लिए हम सेकेंड बॉडी को देखेंगे। तो F12 आएगा सेकेंड बॉडी का मास m2, चेंज इन वेलोसिटी। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी m2 की कितनी हो गई v2 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u2, v2 माइनस u2 और टाइम कितना लगा t। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस का साइन पहले लगा दिया और F21 मतलब सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे कितना फोर्स लगाया वो तब पता चलेगा जब आप फर्स्ट बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लोगे, तो उतना फोर्स उस पर लगा होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस m1। अब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फाइनल m1 और इसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी v1 माइनस u1 अपॉन t। ठीक है, सिंपल। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, यहां से t और t कैंसिल हो गया, तो जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। ठीक है, और जब आप इसको अरेंज करो, थोड़ा एक तरफ लेके आ जाओ, तो आपको ये पता चलेगा इस पूरे टर्म को अगर आप इधर ले आओ और इस पूरे टर्म को आप इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। और इसको आप अरेंज करो सही से, पहले इनिशियल कंडीशन लिखो फिर फाइनल कंडीशन लिखो। तो ये वाली चीज़ आप पहले लिखोगे तो आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ना, ये कंडीशन आ गया और यही हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो m1 u1 क्या है, m2 u2 क्या है। m1 u1 है मोमेंटम इनिशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम इनिशियल ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम फाइनल ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए ना इतनी चीजें, ये चीजें आ जा रही हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, और आप इसको बोल सकते हो कि द सम ऑफ द मोमेंटम carried by the two bodies initially is equal to the sum of the momentum of the two bodies finally। ठीक है, मतलब उन दोनों बॉडीज का मोमेंटम इनिशियल जो होगा, जितना वो दोनों बॉडीज का मोमेंटम इनिशियली वो दोनों बॉडीज कैरी कर रही हैं उतना ही मोमेंटम होगा जब टकराने के बाद भी उन दोनों बॉडीज का। समझ गए ना, जितना उनका इनिशियल मोमेंटम का सम होगा उतना ही उनके फाइनल मोमेंटम का सम होगा। और यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम सेम रहता है, दोनों का सम ऑफ मोमेंटम सेम रहता है दोनों बॉडीज जब टकराती हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप थोड़ा सा और समझ लो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब तक वैलिड है, इसके कुछ एक्सेप्शन है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कब वैलिड नहीं करेगा, कब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। कुछ इसकी कंडीशंस है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट लेक्चर में जब हम फोर्स पढ़ रहे थे हमने ये सीखा था कि जो फोर्स होता है वो 3 काम कर सकता है, या तो बॉडी का शेप चेंज कर दे, या बॉडी का साइज चेंज कर दे, और अगर बॉडी इतनी रिजिड है, इतनी ठोस है, ठीक है, तो वो फोर्स क्या करेगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देगा। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो उस बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, या उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। अगर रुका हुआ है तो उसको चला सकता है, और अगर कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो उसे उसका स्पीड चेंज कर सकता है। ठीक है, ये काम फोर्स कर सकता है। अब मान लो
कि हमारी ये बॉडीज रिजिड नहीं होती। मतलब अगर आपने क्ले लिया होता, क्ले, ठीक है, क्ले समझते हो ना आप, जिससे आप टॉयज बनाते हो, ठीक है, मोल्ड करके। तो अगर आपने क्ले की 2 बॉडीज ली होती और आप उनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उनसे चेक करना चाहो, तो आपको ये कंडीशन नहीं मिल पाएगी, बिकॉज क्ले में जो फोर्स एक्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे ट्रांसफर नहीं होगा, वो एक दूसरे का शेप चेंज कर देगा, ठीक है, शेप भी चेंज करेगा। और जब उसका एक दूसरे का शेप चेंज होगा तो कुछ ना कुछ वो फोर्स का यूज उसका शेप चेंज करने में, एनर्जी में लॉस हो जाएगा, ठीक है। शेप चेंज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे टकराएगी, ठीक है। तो जब वो फोर्स का अमाउंट शेप चेंज करने में यूज हो गया, बाकी बचा हुआ फोर्स दूसरी बॉडी पे मोमेंटम चेंज करेगा, ठीक है। तो जब बॉडीज रिजिड नहीं है उस टाइम पर ये सेकेंड बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी अगर वो बॉडीज रिजिड होती। समझ गए ना बात? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी उनका शेप चेंज करने में लग गया, ठीक। तो ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे बॉडीज एकदम सॉलिड बॉडीज होनी चाहिए, ठीक है, तब ऐसा काम करेगा तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और कंसिडरेशन किया था कि ये स्पेस में बॉडीज हैं, मतलब एक आइडियल सिचुएशन में बॉडीज हैं, इन पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं कर रहा है, ये ग्रेविटी के अंडर में नहीं टकरा रही है। जब ग्रेविटी के अंडर में टकराएंगी तो उनका वेट का कंपोनेंट भी आ जाएगा, जो भी एक फोर्स होता है, ठीक है ना। तो उसका एनालिसिस अलग होगा। जब कोई बॉडी ग्रेविटी में आ रही होती है तो वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं गिर रही होती है, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रही होती है। आप जानते हो, जैसे मेरे हाथ में एक पेन है तो अभी इसकी वेलोसिटी 0, अब जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इसको फेंक नहीं रहा हूँ, मैं इसको जस्ट छोड़ रहा हूँ, तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ग्रेविटी के अंडर में आती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह जाती है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये भी एक कंसिडरेशन। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा और अब आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो करेंगे, और फिर हम अगली 1 या 2 क्लासेस में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा, आपने सब कुछ सीखा होगा। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट आप हमें ज़रूर भेज सकते हो। हमारी email ID ezclasses@gmail.com। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।